हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। रिजल्ट गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं राज सैनी। आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट की। जूनियर अकाउंटेंट एलडीसी 2023 की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, हमारे राजस्थान वाले बहुत सारे विद्यार्थी काफी दिनों से ये बोल रहे थे कि सर हमारी भी जूनियर अकाउंटेंट और एलडीसी को लेकर जो इंग्लिश की समस्या है उसके लिए कुछ ना कुछ आप करें। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आपकी ये समस्या भी हम सॉल्व करेंगे। इसीलिए मैं रोज जो है 15 से 20 मिनट का रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों के लिए रोज आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। जिससे क्या होगा कि जो हमारे बच्चे एलडीसी और जूनियर अकाउंटेंट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी तैयारी में बहुत सारा फायदा मिलेगा। उनकी तैयारी के लिए ये जो रिकॉर्डेड क्लास है 15-20 मिनट की डेली की, ये रामबाण साबित होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम शुरू करते हैं। जूनियर अकाउंटेंट और एलडीसी के लिए इंग्लिश, आपको पता है एलडीसी की अगर आप कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट अपनी भूमिका निभाता है। 75 मार्क्स एक बड़ा वेटेज होता है इंग्लिश का। और कहीं ना कहीं जूनियर अकाउंटेंट में भी आपका इंग्लिश का वेटेज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो इसमें मैंने यहां पर आपके स्क्रीन में आपके सामने दिया गया है कि 4 टॉपिक्स यहां पर अलग अलग लिए जाएंगे। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट, कनेक्टिव्स, प्रपोजिशंस, टैग क्वेश्चंस, ये अलग अलग 4 टॉपिक्स आपको यहां पर रोज इसमें जो है 15 से 20 पार्ट में ये क्लास में आपको पढ़ा दूंगा। और कुछ इस तरीके से सिखा दूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि आपको एग्जाम में जो प्रश्न आएगा ना इन टॉपिक से, उसमें आपको कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली। बेझिझक आप जो है एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चाहे वो एग्रीमेंट का क्वेश्चन हो, चाहे वो कनेक्टिव्स का हो, चाहे वो प्रीपोजिशंस का हो, चाहे वो टैग क्वेश्चंस का हो। ठीक है। और ये आप सभी को पता है कि जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम हो या फिर एलडीसी का, जहां पर इंग्लिश का बहुत ज्यादा वेटेज है, वो एग्जाम हो, इन टॉपिक से 8 से 10 प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित रूप से बनते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। कनेक्टिव्स, तो ये जो टॉपिक्स हैं यहां से 8 से 10 नंबर पक्के हैं। 15 से 20 पार्ट में आपको ये कंप्लीट टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा। डेली आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से आपको रोज मिलेगा। आप अच्छे से सीखेंगे, विद कॉन्सेप्ट मिलेगा। न केवल आपको क्वेश्चंस मिलेंगे बल्कि आपको थ्योरी भी मिलेगी, एक्सप्लेनेशन भी साथ में मिलेंगी। आप रोज इसको पढ़ते रहेंगे और ये सभी टॉपिक्स आपको 8 से 10 नंबर दिला कर जाएंगे एग्जाम में। अच्छे से अगर आपने इनको पढ़ लिया है तो 10 नंबर आपके पक्के हैं, कहीं नहीं जाने वाले हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हम कनेक्टिव से। आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा और आपको उसका जवाब कैसे देना है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ओके, तो प्यारे साथियों सभी यहां पर ध्यान देंगे और हम पढ़ना यहां पर शुरू करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर प्रश्न सीधा सीधा लिखा हुआ है, इसको केयरफुली वॉच करेंगे। मैं क्वेश्चन ले रहा हूं टॉपिक वाइज और साथ में आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई समस्या आपको समझने में नहीं होगी। ओके, तो यहां पर प्रश्न दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1, रीड दिस बुक केयरफुली लेस्ट यू वुड फेल इन द एग्जाम। हमारे सभी राजस्थान के विद्यार्थी जो एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, अब आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंग्लिश का यहां पर जी तोड़ सॉल्यूशन यानी एक परमानेंट हल इंग्लिश का यहां आ चुका है। हमारे बच्चों को सबसे ज्यादा जो डर होता है ना, वो इंग्लिश भाषा को लेकर होता है, लेकिन ये डर आपका खत्म हो चुका है। आप तो थोड़ा सा धैर्य रखें और धैर्य के साथ में जो क्लास आपको दी जा रही है, बहुत ज्यादा भार भी आपके ऊपर नहीं है। हर रोज 15 से 20 मिनट की क्लास जिसमें आपका 1 नंबर पक्का हो रहा है, इससे बड़ी बात क्या होगी, कुछ नहीं हो सकता ना। इधर ध्यान देना। रीड दिस बुक केयरफुली लेस्ट यू वुड फेल इन द एग्जाम। रीड दिस बुक केयरफुली लेस्ट यू वुड फेल इन द एग्जाम। ध्यान देना, ध्यान देना मेरे प्यारे साथियों। देखिए ये एक कंजक्शन होता है लेस्ट। लेस्ट एक ऐसा शब्द है जो 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। किसका काम करता है? कनेक्ट करने का काम करता है। ये कनेक्ट करेगा तो कंजक्शन होगा। इट्स ओके। लेस्ट का मतलब तो होता है कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा, कहीं ऐसा ना
हो जाए। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो जाए, यानी कुल मिलाकर ये फ्यूचर में होने वाली किसी अनहोनी घटना की जानकारी हमें पहले दे देता है। फ्यूचर में कोई घटना घटित हो उसके पहले ही हमें अवेयर ये कर देगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए। लेस्ट का मीनिंग हो गया कहीं ऐसा ना हो जाए, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो जाए, इसके बाद वर्ब हमेशा आनी चाहिए शुड। ये ध्यान रखना, सभी प्रतियोगी यहां पर ध्यान देंगे। लेस्ट एक ऐसा कंजक्शन है, या फिर ये जब भी दो वाक्यों को जोड़ने का काम करे तो आप ये ध्यान रखना कि वर्ब क्या आनी चाहिए, शुड आनी चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर में होने वाली किसी अनहोनी घटना की जानकारी हमें पहले दे देता है, इसलिए इसके बाद में आप वर्ब लगा देंगे शुड। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। लेस्ट आपको दिखाई दिया, वर्ब आपको चुननी है शुड। शुड के अलावा और कोई वर्ब नहीं आनी चाहिए। इट्स ओके। तीसरी बात, ये खुद अपने आप में निगेटिव होता है। क्या होता है? ये खुद अपने आप में निगेटिव होता है, इसलिए इसके बाद नॉट का यूज नहीं होता। इसके बाद किसका यूज नहीं होता? नॉट का यूज नहीं होता। ध्यान देने योग्य बात, लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो जाए, इसके बाद हमेशा वर्ब आनी चाहिए शुड, और लेस्ट के बाद नॉट नहीं आता है। नॉट इसलिए नहीं आता है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि लेस्ट अपने आप में क्या होता है? निगेटिव होता है। लेस्ट खुद अपने आप में क्या होता है? निगेटिव होता है, इसलिए इसके बाद में नॉट नहीं आएगा। क्लियर? तीन बातें ध्यान में रखनी है। मीनिंग हो गया कहीं ऐसा ना हो जाए, वर्ब आनी चाहिए शुड, और नोट आता नहीं है क्योंकि लेस्ट खुद नेगेटिव होता है। अब ये जो प्रश्न आपको दिया गया है इसमें मुझे बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका गलत होगा। गलत ऑप्शन को आप पिक करेंगे। रीड दिस बुक केयरफुली। लेस्ट, यहां लेस्ट दिया है। लेस्ट को देखते ही आपके दिमाग में एक बात तो आ गई कि लेस्ट के बाद वर्ब क्या आनी चाहिए? शुड आनी चाहिए। वर्ब क्या आनी चाहिए? शुड आनी चाहिए। वर्ब शुड, जबकि यहां पर दिया है वुड। ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए में दिया है वुड। वुड गलत होगा। वुड गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि लेस्ट हमेशा कौन सी वर्ब को प्रेफर करता है? शुड को प्रेफर करता है। तो यहां पर वुड नहीं आना चाहिए, वुड की जगह हो जाएगा शुड। तो आपका सही जवाब हो गया कि ऑप्शन ए क्या है? गलत है। ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया, ए। इसलिए हो गया क्योंकि लेस्ट के बाद आना चाहिए शुड, जबकि यहां पर दिया है वुड। कंसेप्ट क्लियर? क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर रहे हैं, लेकिन सॉल्व करने का तरीका यह है कि कंसेप्ट साथ में दिया जा रहा है, और कंसेप्ट साथ में दिया जाएगा तो किसी भी प्रश्न को हल करने में आपको समस्या नहीं होने वाली है। रीजन सभी को समझ में आ गया होगा शायद। ए गलत है, वुड की जगह शुड आएगा। शुड इसलिए आएगा क्योंकि लेस्ट के बाद वर्ब हमेशा शुड आती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लेस्ट के बाद नॉट नहीं आता क्योंकि लेस्ट खुद क्या होता है? निगेटिव होता है। इट्स ओके। चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। रीमा हैज टू ओबे, रीमा हैज टू ओबे these rules lest she should not get failure. Rima has to obey these rules lest she should not get failure. यहां पर फिर से ध्यान देना, प्रश्न संख्या 2 की मैं बात कर रहा हूं। लेस्ट दिया है, और लेस्ट यहां पर क्या काम कर रहा है? दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। लेस्ट दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो जाए, जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए। आप हमारे सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों को एक बात ध्यान में है कि जैसे ही आप लिस्ट को देखते हैं ना, तो आपके दिमाग में दो ही बातें आती हैं। कौन कौन सी? पहली बात आपके दिमाग में ये आती है कि लिस्ट के बाद वर्ब आनी चाहिए शुड।
वर्ब क्या आनी चाहिए भाई? शुड आनी चाहिए। यहां पर शुड दिया है क्या? बिल्कुल शुड दिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब का तालमेल तो यहां सही हो गया। दूसरी बात आप ये जानते हैं कि लेस्ट अपने आप में निगेटिव होता है, नकारात्मक होता है, इसलिए इसके बाद नॉट नहीं आता। इसके बाद क्या नहीं आता? नॉट नहीं आता, नॉट नहीं आता। जबकि यहां पर दिया है सी शुड नॉट, सी शुड नॉट। लेस्ट अपने आप में नकारात्मक, नॉट को प्रेफर नहीं करता, यानी ऑप्शन सी आपका गलत है। सी आपका गलत है, नॉट नहीं आएगा। शुड नॉट की जगह क्या हो जाएगा? शुड ही हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। इस प्रश्न का सही आंसर हो गया सी। गलत है क्योंकि शुड नॉट की जगह शुड ही होगा, नोट नहीं आएगा। नोट नहीं आता लेस्ट के बाद, इसलिए नहीं आता क्योंकि लेस्ट अपने आप में क्या होता है? निगेटिव होता है। इट्स ओके। तो यही कॉन्सेप्ट था। प्रश्न संख्या 3 देखो। He has gone through, he has gone through these knots, gone through। ये होता है गॉन। गॉन क्या है? गो की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल हो गया गो का। गो की थर्ड फॉर्म गॉन, यानी यहां पर दिया है गो थ्रू। और गो थ्रू का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों टू स्टडी, अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना। गो थ्रू का मतलब होता है अध्ययन करना, पढ़ना, किसी चीज को डिटेल से क्या कर लेना? पढ़ लेना, उसका अध्ययन कर लेना, गो थ्रू होता है। He has gone through these notes since as I advised him। यहां पर दिया है since as। क्या दिया है? since दिया है। ध्यान देना, बहुत अच्छा कंसेप्ट। 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा अगर आपने यहां थोड़ा सा ध्यान से इसको लिसन कर लिया और समझ लिया। वाक्य के बीच में अगर सिंस दिया हो, वाक्य के बीच में अगर सिंस दिया होता है ना, तो वहां पर सिंस का मतलब हो जाता है जब से। क्या हो जाता है? जब से। वाक्य के बीच में अगर सिंस दिया होता है तो सिंस का मतलब हो जाता है जब से। क्या हो जाता है मेरे प्यारे साथियों? जब से हो जाता है। इट्स ओके। वाक्य के बीच में सिंस दिया होने पर इसके बाद आगे किसी भी कंजक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। ये एक ध्यान रखने योग्य बात है। सिंस एक्चुअल में क्या होता है? सिंस कोई जन्मजात कंजक्शन नहीं है। ये बचपन से कंजक्शन का काम नहीं करता। सिंस की उत्पत्ति जब हुई थी ना, तो सबसे पहले इसका यूज होने लगा प्रीपोजिशन के रूप में। प्रीपोजिशन के रूप में, यानी ये ट्रेडिशनल, परंपरागत, जन्मजात कंजक्शन नहीं है। ये क्या है? प्रीपोजिशन है। लेकिन ये दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य भी करता है। दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य भी करता है। जब ये दो वाक्यों को जोड़ता है और वाक्यों के बीच में होता है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि इसके साथ किसी प्रकार का कोई दूसरा कंजक्शन नहीं आता। कुछ कंजक्शंस हमारे ऐसे होते हैं जो अपना पेयर बनाते हैं, जैसे नाइदर नोर से बना आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सो दैट। लेकिन सिंस जन्मजात कंजक्शन नहीं है, ये अपना पेयर नहीं बनाएगा। इसके साथ किसी दूसरे कंजक्शन की आवश्यकता नहीं है। सिंस के साथ कोई दूसरा कंजक्शन नहीं आता, पहली चीज। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि वाक्य के बीच में जब सिंस होता है ना, वाक्य के बीच में जब सिंस होता है, तो इसके दोनों तरफ आपको वर्ब का बैलेंस बनाना होता है। इसके दोनों तरफ आपको क्या करना होता है? वर्ब का बैलेंस बनाना होता है। कब? जब वाक्य के बीच में सिंस दिया होगा, तो दोनों तरफ आपको वर्ब का बैलेंस बनाना है। कैसे बनेगा? किसी भी वाक्य के बीच में अगर सिंस दिया हो, तो इसके पहले आपको वर्ब यूज करनी है हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और इसके बाद वर्ब आनी चाहिए मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। बस इतना सा ध्यान रखना है, ज्यादा आपको कुछ ध्यान नहीं रखना। सिंस वाक्य के बीच में दिया होने पर
पहले आना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और इसके बाद होना चाहिए पास्ट सिंपल यानी मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। हैज सिंगुलर में आता है, हैव प्लूरल में होता है, दोनों के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सिंस के बाद आ जाना चाहिए मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर ध्यान देंगे, सिंस वाक्य के बीच में दिया है तो वर्ब का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। इसके पहले वर्ब होनी चाहिए हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म। पहले देखो, ये हैज गॉन दिया है, क्या दिया है, हैज गॉन दिया है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद में होना चाहिए मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसके बाद दिया है एडवाइस्ड मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये भी बिल्कुल सही है। वर्ब का बैलेंस दोनों प्रकार से यानी दोनों तरफ एकदम सही बन रहा है। सिंस के पहले हैज हैव थर्ड फॉर्म, सिंस के बाद सेकंड फॉर्म, पहले दिया है हैज थर्ड, बाद में दिया है सेकंड फॉर्म, यानी वर्ब का बैलेंस एकदम बराबर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन सिंस के साथ दूसरा कोई कंजक्शन नहीं आता है, अर्थात एज का यूज नहीं होगा। किसका यूज नहीं होगा, एज का यूज नहीं होगा। आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर आपका सी गलत है। सही आंसर हो गया सी गलत है, इसलिए गलत है कि एज नहीं होगा। क्या नहीं होगा, एज नहीं होगा। क्लियर, ये बात आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं इस टॉपिक से, कनेक्टिव के टॉपिक से, चाहे वो जूनियर अकाउंटेंट हो, चाहे वो एलडीसी हो, चाहे वो हाई कोर्ट एलडीसी हो, चाहे वो स्टेनोग्राफर हो, कोई भी एग्जाम हो, इस प्रकार से ही प्रश्न बनेगा, इस कंसेप्ट से। कंसेप्ट बड़ा सीधा साधा, सिंस वाक्य के बीच में होने पर मीनिंग होता है इसका जब से, इसके दोनों तरफ वर्ब का बैलेंस बनता है, इसके पहले हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है, इसके बाद मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और इसके साथ दूसरे किसी कंजक्शन का यूज नहीं होता, अर्थात एज यहां पर नहीं आएगा। आगे बढ़ो। इट हैज बीन अ ईयर सिंस ही अराइव्ड, इट हैज बीन अ ईयर सिंस ही अराइव्ड, यहां पर फिर से क्वेश्चन नंबर 4 आप देखें, इट हैज बीन अ ईयर, 4 वर्ष की बात हो गई है, सिंस ही अराइव्ड हेयर, सिंस ही अराइव्ड हेयर, जब से वो यहां पहुंचा है, आया है, अराइव यहां पर हुआ है, ध्यान देना। फिर से यहां क्या दिया है, सिंस दिया है, सिंस यहां पर फिर से दिया है, सिंस का मतलब यहां पर हो गया जब से, क्योंकि ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। सिंस जब भी दो वाक्यों को जोड़ता है ना, तो इसके पहले आ जाता है हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म। क्या आ जाता है मेरे प्यारे साथियों, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और इसके बाद में आ जाता है मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। यही तो आपको ध्यान में रखना था, और यही आपने ध्यान में रखा। वाक्य के बीच में सिंस होने पर आप तो बिल्कुल इसी तरीके का काम कर दिया करो। इसके पहले क्या है, हैज बीन, यानी हैज प्लस थर्ड फॉर्म हो गई, बिल्कुल सही है। इसके बाद में क्या है, अराइव्ड, अराइव्ड का मतलब सेकंड फॉर्म हो गई अराइव की, अराइव्ड क्या हो गया, अराइव की सेकंड फॉर्म हो गई, ऐसा ही होना चाहिए था, ये भी बिल्कुल सही है। पहले हैज हैव थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, बाद में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल हो गया, दोनों तरफ वर्ब का बैलेंस एकदम सही है। और दूसरी बात, सिंस के आसपास दूसरा कोई कंजक्शन यानी जोड़ने वाला शब्द नहीं होना चाहिए, वो नहीं है। इट मीन्स हमारा वाक्य सही है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए, कि वाक्य हमारा बिल्कुल सही है, इसमें किसी प्रकार का कोई एरर नहीं है, किसी प्रकार का कोई एरर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। Since it rained cats and dogs, so I did not complete the given task. बहुत अच्छा वाक्य है, केयरफुली वॉच करेंगे। Since it rained cats and dogs, so I did not complete the given task.
मूसलाधार वर्षा हो रही थी। ये कैट्स एंड डॉग्स क्या है? कैट्स एंड डॉग्स। मूसलाधार वर्षा, हैवी रेन, भारी वर्षा जो होती है उसके लिए हम फ्रेज यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं प्यारे साथियों? फ्रेज यूज करते हैं। कैट्स एंड डॉग्स यानी भारी वर्षा, मूसलाधार वर्षा। इट्स ओके। मूसलाधार वर्षा हो रही थी, सो इसलिए आई डिड नॉट कंप्लीट द गिवन टास्क, मैं दिए हुए काम को पूरा नहीं कर सका। इंपॉर्टेंट बात, थोड़ी देर पहले सिंस आया था, वाक्यों के बीच में आया था, यहां पर भी सिंस आ गया, लेकिन वाक्य के शुरुआत में आया है। पॉइंट टू बी नोटेड मेरे सभी प्रतियोगी साथियों, पॉइंट टू बी नोटेड। बहुत अच्छा सवाल यहां पर है, 1 नंबर आपका पक्का करवा देगा, इसमें कोई संदेह है, कोई शंका नहीं है। वाक्य के बीच में सिंस होने पर वर्ब का बैलेंस बनाना होता है, पहले हैज हैव थर्ड और बाद में सेकंड। लेकिन मेरे साथियों, अगर ये सिंस वाक्य की शुरुआत में आ जाता है, स्टार्टिंग में आ जाता है, बिगनिंग में आ जाता है, सेंटेंस के शुरुआत में सिंस दिया है, इसका मतलब यह है कि यह भी जोड़ने का काम कर रहा है। जब किसी वाक्य के शुरुआत में सिंस आ जाता है, स्टार्टिंग में सिंस आ जाता है, शुरुआत में सिंस आ जाता है, शुरुआत में क्या आ जाता है? सिंस आ जाता है, तो यहां पर सिंस का मतलब होता है बिकॉज, यानी क्योंकि। सिंस का मतलब क्या होता है? क्योंकि। दो ही बातें मूल रूप से समझनी है। अगर किसी वाक्य की शुरुआत में क्या हो जाता है? सिंस आ जाता है। किसी वाक्य के शुरुआत में सिंस आ जाता है तो दो बातें आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी दो बातें? पहली बात, किसी वाक्य की शुरुआत में सिंस होने पर इसका मतलब होता है बिकॉज, यानी क्योंकि। सिंस का मतलब क्या होता है? बिकॉज, क्योंकि। दूसरी बात, इसमें आगे किसी भी कंजक्शन का यूज नहीं होना चाहिए। जब किसी वाक्य के शुरुआत में सिंस दिया हो तो आगे किसी भी कंजक्शन का यूज नहीं होता। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्योंकि। इट्स ओके, ध्यान देना। शुरुआत में सिंस आ गया तो आगे किसी कंजक्शन का यूज होना ही नहीं चाहिए। देखो, वाक्य की शुरुआत में सिंस आ गया, लेकिन यहां पर दिया है सो। क्या दिया है? ये ऑप्शन ए में देखो क्या दिया है? सो दिया है, सो दिया है ना। इसलिए जबकि होना क्या चाहिए? सिंस शुरुआत में दिया है तो आगे किसी कंजक्शन की जरूरत नहीं है, यानी हमारा सही आंसर हो गया ए। क्या हो गया? ए। ए हमारा करेक्ट आंसर इसलिए हुआ, शुरुआत में सिंस दिया, आगे किसी कंजक्शन की जरूरत नहीं है, तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। और सिंस का मतलब यहां पर क्या होता है? बिकॉज होता है, क्योंकि होता है। क्योंकि भारी वर्षा हुई थी इसलिए मैं काम मेरा नहीं कर सका। क्योंकि भारी वर्षा हुई थी इसलिए जो काम मेरे को दिया गया था उसको मैं पूरा नहीं कर सका। इट्स ओके। तो सिंस ये आपका आंसर ए हो गया। अगला प्रश्न, सिंस आई वॉज नॉट फाइन देयरफॉर आई वॉज absent। सिंस, क्योंकि, आई वॉज नॉट फाइन, मैं ठीक नहीं था, मैं अच्छा नहीं था, अतः आई वॉज absent, इसलिए मैं उपस्थित नहीं था, इसलिए मैं अनुपस्थित था, यानी आया नहीं था। दोबारा से देखें, सिंस आई वॉज नॉट फाइन, क्योंकि मैं फाइन नहीं था, देयरफॉर अतः आई वॉज absent, इसलिए मैं अनुपस्थित था। यहां पर क्या हुआ? वाक्य की शुरुआत में सिंस दिया है, दिया है ना मेरे प्यारे साथियों। अभी हमने चर्चा करी थी कि शुरुआत में सिंस दिया हो तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बिकॉज। इसका मतलब क्या होता है? बिकॉज होता है। और इसमें आगे किसी कंजक्शन का यूज नहीं होता, जबकि यहां तो क्या दे दिया है? देयरफॉर दे दिया है। क्या दे दिया है? देयरफॉर दे दिया है। वाक्य की शुरुआत में सिंस दिया है तो आगे किसी कंजक्शन का यूज नहीं होगा, अर्थात देयरफॉर का यूज नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी हमारा
करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। इट्स ओके इसलिए हो गया क्योंकि सिंस वाक्य की शुरुआत में आगे किसी कंजक्शन की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखो, शी वर्कड हार्ड सो दैट शी वुड पास दिस एग्जाम। बहुत अच्छा, शानदार, अल्टीमेट प्रश्न ये है और एग्जाम में बहुत बार प्रश्न यहां से पूछा गया है। बहुत बार एलडीसी के एग्जाम में, जूनियर अकाउंटेंट में, शिक्षक ग्रेड के एग्जाम की अगर बात करें तो वहां पर इनसे प्रश्न बहुत बार बना है क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। अच्छे से पूरा टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया तो आपके 2 नंबर पक्के, 2 अंकों से आपको वंचित कोई नहीं कर सकता। इट्स ओके ना। यहां पर एक कंजक्शन आपको दिखाई दे रहा है, सो दैट। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। सी वर्कड हार्ड सो दैट सी वुड पास दिस एग्जाम। सी वर्कड हार्ड सो दैट सी वुड पास दिस एग्जाम। सो दैट कंजक्शन आपको यहां दिखाई दिया। सो दैट का मतलब होता है ताकि। सो दैट का मतलब क्या होता है? ताकि। शी वर्कड हार्ड सो दैट शी वुड पास दिस एग्जाम। ध्यान देना, वाक्य अगर सो दैट कंजक्शन से जुड़ा होगा, सो दैट कंजक्शन से जुड़ा होगा तो इसके बाद आपको वर्ब लगानी है मे तथा माइट। वर्ब क्या लगानी है? मे तथा माइट। मेरे सभी प्यारे साथियों, सभी प्रतियोगी साथियों, यहां पर ध्यान देना। बहुत अच्छा यहां पर कंसेप्ट है, आपका एक प्रश्न सही करवा देगा, बातों ही बातों में आपका 1 नंबर ये सही करवा देगा। ध्यान देना, तो दैट अगर वाक्य में दिया होगा तो वर्ब वहां पर आनी चाहिए मे या माइट। 2 के अलावा तीसरी कोई वर्ब आपको नहीं लगानी है इन द प्रेजेंस ऑफ सो दैट। सो दैट से अगर वाक्य जोड़ा गया तो वर्ब आपको लगानी है या तो मे या फिर माइट। 2 के अलावा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। मे का यूज आप कहां करेंगे? अगर आपको वाक्य प्रेजेंट टेंस में दिया है तो आप सो दैट के बाद मे लगा देंगे। वाक्य अगर पास्ट टेंस में दिया है तो सो दैट के बाद माइट लगा देंगे। क्लियर? बहुत बड़ी रामायण नहीं है, छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। सो दैट से वाक्य जोड़ा गया, वर्ब में और माइट 2 में से ही आनी चाहिए। में आ जाएगी प्रेजेंट टेंस में होने पर, माइट आ जाएगी पास्ट टेंस में होने पर। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऐसा होता क्यों है, ये सो दैट से जोड़ा और में माइट लगा दिया, ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होता है यानी सो दैट के बाद में तथा माइट किसको दर्शाता है? पर्पज को दर्शाता है। आपका काम करने का उद्देश्य क्या है, आपका कार्य करने का पर्पज क्या है, उसको कौन दर्शा देगा? सो दैट दर्शा देगा। सो दैट के बाद वर्ब में तथा माइट, में प्रेजेंट टेंस, माइट पास्ट टेंस। और ये दोनों ही किसको दर्शाते हैं? सो दैट के बाद में तथा माइट का आना पर्पज को दर्शाता है। कार्य करने का उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है, उसको दर्शाता है। ठीक है ना? सी वर्कड हार्ड, उसने हार्ड वर्क किया ताकि वो एग्जाम को पास कर सके। परीक्षा को पास करना उसका पर्पस था, इसीलिए उसने क्या किया? हार्ड वर्क किया। अब यहां ध्यान देना, सो दैट दिया होगा तो प्रेजेंट टेंस होने पर में आएगा, पास्ट टेंस होने पर माइट आएगा। यहां पर आपको जो टेंस दिया है वो दिया है वर्कड। क्या दिया है भाई? वर्कड दिया है। वर्कड का मतलब सेकंड फॉर्म हो गई और सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट सिंपल हो गया। क्या हो गया? पास्ट सिंपल हो गया। इट मींस सो दैट के साथ पास्ट टेंस होने पर क्या आना चाहिए? अरे भाई क्या आना चाहिए? वुड तो नहीं आना चाहिए, वुड तो नहीं आना चाहिए। वुड की जगह क्या हो जाएगा? माइट हो जाएगा। वुड की जगह क्या हो जाएगा? माइट हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो गया, ए गलत है। ए गलत है, वुड की जगह माइट होगा क्योंकि सो दैट के बाद में और माइट के अलावा किसी वर्ब का यूज नहीं होता है। इट्स ओके। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्केर्सली हैड सी
scarcely had all the boys played the match. Scarcely had all the boys played the match when the teacher stopped them. बहुत अच्छा कंसेप्ट। यहां पर फिर से आपका 1 नंबर सही करवा देगा। मैंने कहा ना कि ये जो 15 से 20 मिनट की रिकॉर्डेड क्लास हर रोज आपको दी जा रही है ना मेरे प्यारे साथियों, ये आप लोगों की डिमांड पर दी जा रही है। बहुत सारे विद्यार्थियों की ऐसी मांग थी कि सर रोज अगर हमें 15-20 मिनट की विद थ्योरी क्लास मिल जाए, एक्सप्लेनेशन के साथ में अगर हमें क्लास मिल जाए तो हमारी एग्जाम में बहुत ज्यादा सहयोग मिलेगा। इसीलिए ये आपको टॉपिक वाइज, ऐसा नहीं है कि इसमें सभी टॉपिक्स के प्रश्न मिक्स होंगे, नहीं, बिल्कुल टॉपिक वाइज विद एक्सप्लेनेशन आपको ये क्लास दी जाएगी। और जो अलग अलग जो रूल्स आ रहे हैं, जो कंसेप्ट आ रहे हैं, वो मैं आपको साथ साथ समझाता हुआ चलूंगा ताकि आपका डाउट ऑन द स्पॉट तुरंत प्रभाव से क्या हो जाए, खत्म हो जाए। यहां पर एक नया कंसेप्ट देखिए, ये हार्डली और स्केर्सली, हार्डली और स्केर्सली दोनों ही क्या करते हैं, कंजक्शन का काम करते हैं। क्या करते हैं, वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। हार्डली और स्केर्सली दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन दोनों का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से। हार्डली और स्केर्सली का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से। ध्यान देना, बड़ा सीधा सटीक तरीके से मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं कि जब कभी भी आपको हार्डली और स्केर्सली किसी वाक्य में दिखाई दे तो आप 3 बातों का फॉलो कर लेना। तीनों बातों का अगर आपने फॉलो कर लिया ना मेरे साथियों, तो आपका प्रश्न किसी भी कंडीशन में गलत नहीं होगा। 3 बातें कौन कौन सी? नंबर वन बात, हार्डली और स्केर्सली के बाद हमेशा व्हेन आना चाहिए। हार्डली और स्केर्सली आपको वाक्य में दिखाई दे तो ये मेरे द्वारा बताई गई 3 बातें ध्यान में रख लेना। चौथी कोई बात ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात, हार्डली और स्केर्सली के बाद क्या आना चाहिए? व्हेन आना चाहिए। नंबर 2, हार्डली और स्केर्सली के बाद वर्ब का इन्वर्जन होना चाहिए। वर्ब का क्या होना चाहिए? इन्वर्जन होना चाहिए। और हार्डली तथा स्केर्सली के बाद वर्ब या तो डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए या हैड प्लस थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, या हैड प्लस थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म या हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो गया आपका सॉल्यूशन। 3 के अलावा चौथी किसी बात का आपको ध्यान नहीं रखना है जब हार्डली और स्केर्सली वाक्य में दिया होगा। क्लियर? अरे हमारे सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों, अरे भाई सभी का क्लियर है ना? आपको कहीं कोई समस्या इंग्लिश में नहीं आने देंगे। आपका एलडीसी और अकाउंटेंट का पेपर आप यूं चुटकियों में हल कर देंगे, ये मेरी गारंटी है। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मैं एग्जाम हॉल में बैठकर एग्जाम दे रहा हूं और कोई नई चीज मेरे सामने आ गई। वही चीजें आपके सामने होंगी जो हम यहाँ पर स्क्रीन पर पढ़ेंगे। इनके अलावा आपके एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला। यानी आप सीधा प्रश्न को देखेंगे और प्रश्न को देखते ही आप उसको सॉल्व कर देंगे, ये मेरी गारंटी है। बस कंसेप्ट को अच्छे से समझते चलो, इसीलिए मैं एक्सप्लेनेशन की क्लास आपको दे रहा हूं। ध्यान देना, हार्डली और स्केर्सली को जैसे ही आप वाक्य में देखते हैं, पहली बात आपके दिमाग में आनी चाहिए कि हार्डली स्केर्सली के बाद व्हेन आता है। जैसे आइदर अपना पेयर और से बनाता है, नाइदर का पेयर नॉर से बनता है, नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो से बनता है, ठीक है ना, सो का पेयर दैट से बनता है। वैसे ही हार्डली स्केर्सली व्हेन, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो वैसे ही हार्डली स्केर्सली व्हेन, जैसे नाइदर नॉर वैसे ही हार्डली स्केर्सली व्हेन, जैसे आइदर और वैसे ही हार्डली स्केर्सली व्हेन। हार्डली स्केर्सली आ गया तो दूसरे वाक्य को किससे जोड़ना है? व्हेन से जोड़ना है, पहली बात। दूसरी बात, तीनों बातों का फॉलो करना है। अरे मेरे प्रतियोगी साथियों, तीनों बातों का फॉलो करना है। वर्ब का इन्वर्जन होना चाहिए।
हार्डली और स्केर्सली अगर वाक्य में दिया है ना, तो आपको क्या करना है, आपको वर्ब का इन्वर्जन करना है। क्या करना है, वर्ब का इन्वर्जन करना है। इन्वर्जन क्या होता है, देखिए इन्वर्जन का शाब्दिक अर्थ होता है, इन्वर्जन का, ये इन्वर्जन क्या होता है इसको एक बार समझ लो, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इन्वर्जन का शाब्दिक अर्थ होता है उल्टा, यानी वाक्य का क्रम उल्टा कर देना, वाक्य का क्रम उल्टा कर देना। आप मुझे ये बताइए मेरे सभी प्रतियोगी साथियों, आप मुझे ये बताइए कि जनरली सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। जनरली सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यही तो होता है ना। पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन इन्वर्जन का मतलब ये हो गया कि वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखना, वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख देना, वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख देना इन्वर्जन कहलाता है। इसी को तो इन्वर्जन कहते हैं, यानी वाक्य में वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखना ही इन्वर्जन कहलाता है। इट्स ओके। तो इन्वर्जन आपको निश्चित रूप से करना है जब वाक्य में हार्डली और स्केर्सली दिया हो। पहली चीज वैन आना चाहिए, दूसरी बात इन्वर्जन होना चाहिए। इन्वर्जन का मतलब वर्ब पहले होनी चाहिए, सब्जेक्ट बाद में होनी चाहिए, यानी इसका क्रम उल्टा करना ही इन्वर्जन कहलाता है। तो वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना इन्वर्जन कहला देगा। तीसरी बात, डिड दिया हो तो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, हैड दिया हो तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ये वर्ब इसके साथ में यूज हो जाती है। अब ध्यान देना, स्केर्सली यहां पर दिया है, क्या दिया है, स्केर्सली यहां पर दिया है। इसका मतलब ये हो गया कि स्केर्सली और हार्डली, स्केर्सली और हार्डली देखते ही आपको सिर्फ तीन बातों का फॉलो करना है। नंबर वन, इसके बाद वैन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वैन होना चाहिए। बिल्कुल ये वैन यहां पर दिया है, वैन दिया है ना, दिया है, ओके। दूसरी बात, वर्ब का इन्वर्जन होना चाहिए। इन्वर्जन का मतलब यह हुआ कि वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में होना चाहिए। ये यहां वर्ब पहले है और सब्जेक्ट बाद में है, बिल्कुल सही बात है। अरे भाई वर्ब पहले है और सब्जेक्ट बाद में है, इन्वर्जन तो हो गया, इट्स ओके। डिड फर्स्ट और हैड थर्ड होनी चाहिए। ये यहां पर दिया है हैड और थर्ड फॉर्म दिया है प्लेड, हैड थर्ड भी दे दिया। यहां तो तीनों बातें मैच हो रही हैं। तीनों बातें अगर सही निकल गई तो चौथी प्रकार की कोई मिस्टेक यहां पर हो ही नहीं सकती, यानी हमारा वाक्य बिल्कुल सही है। प्रश्न का सही जवाब हो गया सी। इट्स ओके, क्लियर। प्रश्न का सही जवाब क्या हो गया, सी हो गया। ये क्लियर यहां पर, इट्स ओके। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर आपकी स्क्रीन पर तैयार है, केयरफुली वॉच करेंगे। हार्डली डिड ही ईट द एप्पल, हार्डली डिड ही ईट द एप्पल बिफोर समबडी क्राइड। अच्छी तरह जानते हैं, अरे भाई हमारे सभी प्रतियोगी साथी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हार्डली और स्केर्सली देखते ही पहली चीज माइंड में आनी चाहिए व्हेन, स्केर्सली हार्डली देखते ही दूसरी बात होनी चाहिए इन्वर्जन, हार्डली और स्केर्सली देखते ही तीसरी बात होनी चाहिए डिड फर्स्ट या हैड थर्ड। और तीनों बातों का फॉलो कर लेंगे तो प्रश्न में कोई समस्या नहीं बचेगी। हार्डली यहां पर दिया है, हार्डली का पेयर किससे बनना चाहिए, वैन से बनना चाहिए। किससे, वैन से। जबकि यहां पर क्या दिया है, यहां पर दिया है बिफोर। क्या दिया है भाई, बिफोर दिया है। हमारा सही जवाब यहां पर मिल गया, आगे चलने की आवश्यकता नहीं है। हार्डली और स्केर्सली के बाद वैन होना चाहिए, जबकि यहां बिफोर दे दिया है। तो सही जवाब हो गया, बिफोर की जगह क्या हो जाएगा, वैन हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। सही जवाब इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो,
इसी कंसेप्ट से संबंधित एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझाई है, बताई है बहुत अच्छे से। हार्डली ही हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, हार्डली ही हैड completed this project when the manager told him to go there। बड़ा मुश्किल से उसने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया when the manager told him to go there, तभी मैनेजर ने उसको जाने के लिए बोल दिया। इट्स ओके, ध्यान देना। मैंने कहा कि हार्डली और स्केर्सली को देखते ही पहली बात when होनी चाहिए, दूसरी बात इन्वर्जन होना चाहिए, तीसरी बात वर्ब होनी चाहिए डिड फर्स्ट और हैड थर्ड। बिल्कुल ये तीन ही तो बातें आपको फॉलो करनी है। पहली बात when होना चाहिए, हार्डली दिया है, आगे when भी दिया है, हार्डली स्केर्सली when, बिल्कुल सही, पहला काम अपना सही है। दूसरी बात इन्वर्जन होना चाहिए, इन्वर्जन का मतलब वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में, इसी को तो इन्वर्जन कहेंगे। देखो देखिए यहां तो भाई सब्जेक्ट पहले है और वर्ब बाद में है, हो गई ना गड़बड़, यही तो गड़बड़ होगी। मैंने कहा तीनों बातों का ध्यान रख लेंगे तो चौथी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं होने वाली है। हार्डली के बाद वैन दिया था, एकदम सही है। हार्डली के बाद वर्ब का इन्वर्जन होना चाहिए, इन्वर्जन का मतलब वर्ब पहले होनी चाहिए और सब्जेक्ट बाद में होना चाहिए। यानी यहां सब्जेक्ट पहले वर्ब बाद में, ये गलत है, यानी ये गलत है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो गया। ऑप्शन ए वो इसलिए हो गया कि ही हैड की जगह हैड ही होगा, ही हैड की जगह क्या होगा, वर्ब पहले होगी सब्जेक्ट बाद में होगा, क्योंकि हार्डली के बाद हमारे वर्ब का क्या होता है, इन्वर्जन होता है। इट्स ओके, तो बड़ा मजा आया होगा, मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छा ही आपको सेशन लगा होगा। आप कमेंट करके जरूर बताना, और जहां तक आपकी रीच है, जितने आपके दोस्त हैं पूरे राजस्थान में, आपके रिलेटिव्स हैं जो एलडीसी बनने की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये जो क्लास है रोज की, ये बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है। ये आज पार्ट 1 हम पढ़ रहे हैं, अब आगे पार्ट 2, पार्ट 3, इस प्रकार से 10 से 15 पार्ट में हम इन सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे, आपके 10 नंबर पक्के करवा देंगे। आप तो एक काम जरूर करना कि आप अपने सभी साथियों तक, सभी रिश्तेदारों तक, सभी आपके रिलेटिव्स तक एक बार शेयर करके इस लेसन को, इस सेशन को जरूर पहुंचा देना, ठीक है ना। और अगर आपको कोई समस्या रह गई हो, कहीं भी इसमें कोई डाउट आपको रहा हो, संदेह रहा हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताना मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। मिलते हैं अगले कल की क्लास में, आपका पार्ट 2 लेकर आपका 1 नंबर और हम पूरा करेंगे। जय हिंद, ओके, थैंक यू।